Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Paradise College and you are attending the class of English of first year. Students, we have completed our 3 stories of book 1. तो आज के लेक्चर में हमने जो हमारी स्टोरी है 4th थैंक यू मैम उसको स्टार्ट करना है। तो उसके राइटर के बारे में बात करने से पहले, उसकी समरी के बारे में बात करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपके क्लियर करवाना चाहती हूँ। तो पहले वो पॉइंट्स क्लियर कर लेते हैं, देन हम मूव करते हैं अपने स्टोरी की तरफ, राइटर की तरफ, बायोग्राफी की तरफ। स्टूडेंट्स, ये 2 टर्म्स हैं, इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म। अब इनके बारे में आपको बताना है ताकि आपको क्लियर हो जाए। हमारी जो स्टोरी है वो दरअसल उसका जो बैकग्राउंड है ना, उसका इन चीज़ों के साथ कनेक्शन है, इसलिए ये 2 पॉइंट्स मैं आपको पहले क्लियर करवाना चाहती हूँ। इंपीरियलिज्म क्या है बच्चों? जब अफ्रीका मैप पे नहीं था, ठीक है ना, वर्ल्ड के मैप में नहीं थे, इसके बहुत सारे एरियाज वर्ल्ड के मैप पे नहीं थे। और एज यू नो दैट अफ्रीका को क्या समझा जाता है, ये जंगली इलाका होता है, लोग यहाँ पे क्या होते हैं, सेवेज होते हैं, उनको नेग्रो बोला जाता है, बाय कलर ब्लैक होते हैं, उनमें ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती। तो ये बहुत ही पसमानदा इलाके थे, बैकवर्ड थे, यहाँ पे स्टडी वगैरह का या फिर कुछ ऐसा सिस्टम नहीं था, लोग जंगलों में रहते थे, जंगली खाना खाते थे। तो इनके जो फॉरेस्ट थे, जो जंगल थे, वहाँ पे बहुत सारे रॉ मटेरियल्स थे, मिनरल्स थे, लाइक आइवरी, कोल, ETC। अब इनको इनके यूज़ का पता नहीं था, अफ्रीकन्स को बेसिकली इनके यूज़ का पता नहीं था। अब अमेरिका को ये चीज़ें बहुत चाहिए थी, ज़रूरत थी, थे ज्वेलरी बनाते थे आइवरी की। कौन बनाता था? अमेरिकन्स। अब अमेरिकन्स को जब पता चला कि अफ्रीका के जंगलों में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, तो उन्होंने अफ्रीका का रुख किया 2 तरह से। पहले जो उन्होंने रुख किया वो था कॉलोनियलिज्म। इस टर्म के अकॉर्डिंग ये क्या है बच्चों, किसी कंट्री में जाके वहाँ पे कॉलोनीज बनानी, वहाँ पे जाके रहना और कहना कि हम किसके लिए हैं, हम तो यहाँ पे ट्रेड पर्पस के लिए आए हैं, हम यहाँ पे तजारत करने के लिए आए हैं, हम आप लोगों को बेहतर बनाने आए हैं, हम आप लोगों को पढ़ाने आए हैं, आप लोग इरैशनल हो, हम आप लोगों को रैशनल बनाने आए हैं, ठीक है, आप लोगों को सिटीजन बनाने आए हैं, आप लोगों को रिलीजियन सिखाने आए हैं, यहाँ पे हम लोग इस्टेब्लिश करने आए हैं क्या, स्कूल्स। तो अमेरिकन ने ये सारे बहाने पैंतरे आजमाए और ये अफ्रीकन्स के पास चले गए, वहाँ पे जाके कॉलोनियाँ डाली, कॉलोनीज़ की शक्ल में रहने लगे और कहा कि हम आप लोगों को क्या करने आए हैं, रैशनल बनाने आए हैं। और उनको बिना बताए उनके फॉरेस्ट, उनके जंगलों से आइवरी और इस तरह के बहुत सारे मिनरल्स जो हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, उनको वो क्या करते थे, अपने कंट्री में ले जाते थे, वो भी चोरी चोरी, बिना किसी को पता चले। तब अफ्रीकन्स के कुछ ऐसे एरियाज जो वेल अवेयर थे, जो थोड़ा बहुत शऊर रखते थे, जब उनको पता चला तो उन्होंने अमेरिकन्स के अगेंस्ट आवाज़ उठाई। बच्चों, कॉलोनियलिज्म का मतलब है किसी कंट्री में कॉलोनीज़ के थ्रू इंटर होना, वहाँ पे रहने के लिए जगह मांगना, वहाँ पे कॉलोनीज़ डालना, वहाँ पे कैंप बना के रहना और कहना कि हम लोग तजारत के लिए आए हैं। तो जब अफ्रीकन्स को पता चला कि अमेरिकन्स तो यहाँ से हमारे मिनरल्स को लेके जा रहे हैं, रॉ मटेरियल्स को लेके जा रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आवाज़ उठाई। फिर उसके बाद दूसरी टर्म आजमाई गई, जब अफ्रीकन्स खड़े हो गए, अफ्रीकन्स को पता चल गया, तो फिर टर्म लाई गई इंपीरियलिज्म।
इंपीरियलिज्म का मतलब है बगैर किसी धोखा दिए, बगैर कॉलोनीज बनाए, डायरेक्ट किसी के कंट्री में घुस के कनपट्टी पे पिस्टल रख के कहना कि जो कुछ भी है वो निकाल दो, तुम लोगों के पास जो कुछ है वो हमें दे दो। इंपीरियलिज्म में क्या हुआ, अमेरिकन्स तशद्दुद करने लगे अफ्रीकन्स पे, ठीक है, उनको कुछ को स्लेव बना के अपने कंट्री में ले गए, अमेरिका में ले गए, कुछ को मार दिया और उनकी आइवरी, हाथी के दांत वगैरह वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, उनको इनस्लेव कर लिया। अपने कंट्री में ले जाके उन्होंने क्या किया, औरतों से घर के काम करवाते थे, मर्दों से काम करवाते थे और उनके बच्चों से भी काम करवाते थे, उनको नौकर बना के रखा, ठीक है, और उनके पास रहने के लिए जगह नहीं थी, तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने वहाँ पे अपना सर्वाइव किया। वहाँ पे उनको फिर उनके राइट्स नहीं मिले, ठीक है, उनके राइट्स उनसे छीन लिए गए। इसी सारी चीज़ पे एक नॉवल है इंग्लिश लिटरेचर का जिसका नाम है द हार्ट ऑफ डार्कनेस। उसमें ये सारी टर्म्स बड़े अच्छे से बयान की गई हैं, इंपीरियलिज्म भी और कॉलोनियलिज्म भी। तो अमेरिकन्स जो अफ्रीकन्स को लेके गए थे, बाद में वो वापस नहीं आए, वहीं पे बस गए कुछ लोग। अमेरिका ने अफ्रीका के कुछ इलाकों पे कब्जा भी कर लिया। फिर क्या हुआ कि वो जो अफ्रीकन्स थे वहीं पे सरवाइव करने लगे, लेकिन उनकी लाइफ, वो जो वाइट पीपल थे, जो वहाँ के रहने वाले नेटिव्स थे, उनसे काफ़ी डिफरेंट थी, क्योंकि उनको जो राइट्स हैं वो नहीं दिए जाते थे, उनके राइट्स बहुत ही कम थे, ठीक है, उनको राइट्स नहीं मिलते थे। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि अफ्रीका के बहुत सारे लोगों को अमेरिका ने स्लेव बना के अपने कंट्री में लाया था और वहाँ पे जाकर उनसे काम करवाते थे, बच्चों से चिमनी साफ करवाते थे। चिमनीज़ ये जो घरों के ऊपर लगी होती हैं जिनसे धुआं वगैरह एक्सक्रीट होता है, तो वो साफ़ करवाते थे उनसे, ठीक है। औरतों से घर का सारा काम करवाते थे, मर्दों को मारते थे। उनके चेरी के बहुत बड़े बड़े बाग होते थे अमेरिकन्स के, तो वहाँ पे क्या करवाते थे, काम करवाते थे उनको सर्वेंट्स के तौर पे, अफ्रीकन को, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। ये जो हमारी स्टोरी है, थैंक यू मैम, ये भी तकरीबन उसका जो बैकग्राउंड है ना वो यही है, अटैच यही टर्म्स है साथ। हमारा जो राइटर है लैंगस्टन ह्यूज, उसकी बायोग्राफी पढ़ते हैं तो आपको उसका टच मिलेगा, ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं इनके साथ। तो अब हम मूव करते हैं राइटर की तरफ। स्टूडेंट्स, हमारा जो स्टोरी का राइटर है उसका पूरा नेम था जेम्स मर्कर लैंगस्टन ह्यूज। जी स्टूडेंट्स, इनकी जो बर्थ है वो देखते हैं 1901, कहाँ पे हुई, जोप्लिन मिसूरी में। ये कहाँ पे है, यूएसए। ये कहाँ पे, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वहाँ पे एक स्टेट है अमेरिका की, वहाँ पे इनकी बर्थ हुई और डेथ देखते हैं 1907 में न्यूयॉर्क में। ये न्यूयॉर्क मूव कर गए थे, उनकी डेथ वहीं पे हुई। अब जेन मर्कर लैंगस्टन ह्यूज के बारे में आपको बताती हूँ बच्चों। इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है कि ये नेग्रो प्लस अमेरिकन, ये दोनों का मिक्स क्रीड था। इसके जो 4 फादर्स हैं वो बच्चे अफ्रीकन थे। ये वही अफ्रीकन्स थे जिनको क्या किया गया था, इनस्लेव किया गया था, जिनको अमेरिकन्स ने इनस्लेव कर लिया था, जिनको अमेरिकन्स ले आए थे अफ्रीका से। मैंने जैसे आपको पीछे बताया है, तो उसका बताने का मतलब यही था कि आपको पता चले। तो वहाँ पे इनमें इसके किसी 4 फादर के में से किसी ने अमेरिकन के साथ शादी कर ली, तो इसके पेरेंट्स मिक्स क्रीड के हो गए। तो ये मिक्स क्रीड का था, लेकिन ये खुद को बजाते खुद नेग्रो ही शो करता था, क्योंकि ये बाई कलर भी ब्लैक था और इसकी जो अपीयरेंस है वो भी क्या थी,
लाइक नेग्रोज, ठीक है। फिर जब ये यंग एज में मूव कर गया, कहाँ पे, न्यूयॉर्क में, वहाँ पे जाके अपना करियर स्टार्ट किया। ये बाय प्रोफेशन क्या था, बच्चों ये बाय प्रोफेशन अमेरिकन पोएट था। फिर राइटर, फिर उसके बाद प्ले राइट, प्ले लिखने वाला, देन पोएट भी हो गया, कॉलमनिस्ट, कॉलम लिखने वाला, नॉवलिस्ट, नॉवल भी लिखता था। राइटिंग में इसका काफ़ी टच रह चुका है। एक्टिविस्ट भी था, मतलब एक्टिव करने वाला, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पीकर, ठीक है। तो अमेरिकन पोएट था, राइटर था, प्ले राइट था, कॉलमनिस्ट, नॉवलिस्ट, एक्टिविस्ट था। ये ज़्यादातर किनके राइट्स के बारे में लिखता था, राइट्स ऑफ नेग्रोज, क्योंकि ये खुद को फील करता था कि इनके राइट्स के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, अमेरिकन्स के ने इनको प्रॉपर राइट्स नहीं दिए। तो ये किनके हक में लिखता था, नेग्रोज के हक में ज़्यादातर। रेनेसेंस एक टर्म चली थी, ये ऐसी टर्म थी जिसमें नेग्रोज के राइट्स के बारे में बात हुई थी। तो इसमें इसका बड़ा रोल है, ये वहाँ का क्या था, लीडर था। अमेरिका में रहने वाले बहुत सारे नेग्रोज जो अफ्रीकन थे, मिक्स क्रीड के, जिनको कभी किसी एज में जिनके अबाव अजदाद को स्लेव बना के लाया गया था, तो वो फिर कल को अपने नेशन के लिए, अपने नेग्रोज भाइयों के लिए उठ खड़े हुए। इसी तरह नेक्स्ट आप लोग अपनी फर्स्ट ईयर के सिलेबस में स्टोरी नंबर 11 पढ़ेंगे, आई हैव अ ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग की। वो भी सेम इसी तरह की स्टोरी है। तो उसमें भी वो भी सारा राइटर क्या करता है, नेग्रोज के बारे में लिखता है। तो इसने भी ज़्यादा नेग्रोज के बारे में लिखा। फिर बच्चों इसने अपनी फर्स्ट बुक लिखी जिसका नाम था द नेग्रो वॉज इन वोग, मतलब नेग्रो किसमें, प्रॉब्लम में। ये भी इसका एक ग्रेट वर्क है, पोइट्री पे डिपेंड कर, ये पोइट्री है उसकी। फिर उसके बाद 1946 में द क्राइसिस द नेशन, इस तरह के आर्टिकल्स लिखे इसने। 1934 में इसने अपनी शॉर्ट स्टोरीज की फर्स्ट कलेक्शन पब्लिश करवाई जिसका नाम था द वेज ऑफ वाइट फॉक्स। बच्चे ये क्या थी, कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। और जो हमारे सिलेबस में स्टोरी है, थैंक यू मैम, ये 1958 में पब्लिश करवाई। तो बच्चों ये हमारे राइटर के मेन वर्क्स थे, द क्राइसिस द नेशन, द बिग सी, इस तरह की पोइट्री और आर्टिकल्स लिखे। 1934 में द वेज ऑफ वाइट फॉक्स, कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। वहाँ पे इन्होंने वाइट जो पीपल है अमेरिकन, उनके बारे में लिखा, कुछ ब्लैक पीपल के बारे में लिखा। थैंक यू मैम, 1958 में पब्लिश करवाई शॉर्ट स्टोरी। तो जो बेसिक इसका काम था, ये नेग्रोज के राइट्स के बारे में लिखता था, नेग्रोज के बारे में ही लिखता था। नेग्रोज की एक टर्म थी हैरलम रेनेसेंस। रेनेसेंस कहते हैं बच्चों मॉडिफिकेशन को, इनकलाब को। तो ये था हमारे राइटर के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं समरी हमारे थैंक यू मैम की। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं इस स्टोरी के कैरेक्टर्स को। तो बच्चों इस स्टोरी में कितने कैरेक्टर्स हैं, 2, ठीक है। एक का नाम है
मिसिस लुएला बेट्स वॉशिंगटन जोन्स, उनका नेम प्लस हस्बैंड का नेम, ठीक है। और जो दूसरा कैरेक्टर है वो है एक लड़का रॉजर। जो मेन कैरेक्टर है यही दो है ही ये दो स्टोरी में। तो पहले इनकी बात कर लेते हैं। ये एक औरत है, बच्चों दराज कद औरत, जिसको बारोब हम कहते हैं, एक स्टाउट वुमन। स्टाउट वुमन है, रिस्पॉन्सिबल है, अपनी लाइफ को लेके खुद ही जॉब करती है, मतलब जॉबियन है, ठीक है। और जो मेन बात, नेग्रो अमेरिकन मिक्स क्रीड, लाइक हमारा जो राइटर है स्टोरी का उसकी तरह एक्सपीरियंस्ड है लाइफ को लेके, ठीक है। इसने भी वो सब सफ़र किया हुआ है जो अफ्रीकन्स के, जिनको इंस्लेव करके ले जाया गया था अमेरिका में, उनके बच्चों ने कल को फिर जो फेस किया, ये भी उनमें से एक थी। ये भी खुद ही वहाँ पे बड़ी मुश्किल से इन्होंने सरवाइव किया। तो कुछ हद तक इनको बाद में राइट्स मिलना शुरू हो गए थे, लेकिन अभी वो ओहदा उनको नहीं मिला था, ना ही ये कभी अपने वापस अफ्रीका मतलब जा सके। दूसरी तरफ रॉजर एक बॉय है, ठीक है, अपनी विशेस को, तो बच्चे इसी बात से कौन सा वे अपनाता है, रॉन्ग वे, ठीक है। तो इस कहानी में बेसिकली यही बताया गया है कि इंसान अपनी विशेस को पूरा करने के लिए क्या क्या करता है, जब उसको वो चीज़ें जो है वो अवेल नहीं होती हैं, जब वो अवेल नहीं होती हैं तो फिर वो दूसरा रास्ता चुनते हैं, ठीक है। लेकिन औरत ने इसको लेसन दिया एक बहुत अच्छा, वो हम नेक्स्ट स्टोरी में देखते हैं। तो यही दो मेन कैरेक्टर्स हैं हमारे। तो अब हम स्टोरी की बात करते हैं। तो बच्चों, वी आर अबाउट टू डिस्कस आवर समरी ऑफ, थैंक यू मैम। तो ये जो हमारा कैरेक्टर है मिसिस लुएला, क्या हुआ था कि नाइट टाइम था, रात का वक्त था, तकरीबन 11 PM। तो मिसिस लुएला अपनी जॉब से वापस आ रही थी। ये जॉब कहाँ पे करती थी, ब्यूटेशन। तो ये ब्यूटेशन के होटल में काम करती थी वहाँ पे। तो वहाँ से रात को 11 PM इसकी वापसी थी, तो अकेली आ रही थी। तो इतने में क्या हुआ, अब आए एक लड़का पीछे से आया, उसने पुश किया, पीछे से धक्का दिया। इसने जो बैग बच्चों हैंगओवर किया हुआ था या बैग हंग किया हुआ था, उसको कैच करने की, स्नैच छीनने की ट्राई की। लेकिन हुआ यूँ कि बच्चा दुबला पतला था और बैग काफ़ी भारी था, हैवी था, ठीक है ना। बैग क्या था, बैग हैवी था। तो इस वजह से उस लड़के से बैग पकड़ा नहीं गया और उसकी जो स्ट्रैप है ना वो टूट गई, स्ट्रैप टूट गई। और लड़का जो है ना, क्या हुआ, फेल ऑन द रोड, लड़का रोड पे गिर गया। एक बच्चा आया पीछे से, जवान लड़का आया, दुबला पतला था। ये काफ़ी स्टाउट पर्सन थी मिसिस लुएला। इन्होंने एक हैवी भरकम, जिसको भारी भरकम हैवी बैग पहना हुआ था। तो क्या हुआ कि लड़के ने वो बैग छीनने की कोशिश की और जब भी जाकर उनको पुश किया, धक्का दिया, तो बैग की जो स्ट्रैप थी वो टूट गई और लड़का नीचे गिर गया। फिर इसने, जो मिसिस लुएला थी, उन्होंने उस लड़के को उसके कॉलर से पकड़ा, उसको उठाया, फिर उसको कहा कि मेरा क्या करो, पिक माय बैग, पिक माय वॉलेट। छोटा जो उनका बटुआ था जिसमें पैसे थे, कहती वो मुझे पकड़ाओ। फिर वो उसको कहती है कि तुम चोरी करना चाह रहे थे, तो मेरा बैग चोरी करना चाह रहे थे। तो उसको पकड़ लेती है। तो वो डर जाता है कि शायद ये मुझे पुलिस में के हवाले कर दे, मुझे अरेस्ट करवा दे। मिसिस लुएला बेट्स जो थी, उसको उसकी नेक से ग्रिप करके
गली में खींचते हुए ले जाती है। बहुत सारे लोग वहाँ पे रुकते हैं, देखते हैं, फिर चले जाते हैं। वो एक घर था बहुत बड़ा, वहाँ उसके हाल में से लेके जाके एक रूम में उसको छोड़ देती है, ठीक है। तो लड़का उसको कहता है कि मुझे पुलिस ने अरेस्ट मत करवाना, आइंदा मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। तो औरत सबसे पहले तो उसको कहती है कि अपना क्या करो, फेस वॉश करो। औरत ने पूछा तुम्हारे घर में कौन है, तो वो कहता है नो वन, उसके घर में मतलब कोई भी नहीं है, वो अकेला है। तो फिर औरत कहती है कि आज मैं तुम्हारा मुंह धुलवाऊंगी पहले। तो उसको वो सिंक की तरफ कहती है, सिंक की तरफ जाओ मुंह धो लो। तो लड़का क्या देखता है, दरवाज़ा खुला होता है। वो चाहता तो वो वहाँ से भाग भी सकता था। एक दफ़ा वो औरत की तरफ देखता है, फिर एक तरफ वो दरवाजे की तरफ देखता है, फिर वो मुंह धोना शुरू कर देता है। मुंह धो के टॉवल से अपने फेस को क्लीन करता है, और जब उसको समझ नहीं आती कि वो नेक्स्ट क्या करे, तो दोबारा से अपना फेस क्लीन करना शुरू कर देता है। औरत उसको कहती है कि तुम्हें भूख लगी होगी, तो चलो मैंने खाना है, तो तुम भी खाना खा लो। तो वो कहता है नहीं, तो आप बस मुझे छोड़ दो। औरत कहती है कि मैंने तुमसे पंगा नहीं लिया, तुमने मेरे साथ पंगा लिया है। अब तुम मुझे बच्चों, एक मज़े की बात, वो कहती है तुम मिसिस लुएला बेट्स वाशिंगटन जोन्स को हमेशा याद रखोगे कि उससे पला पड़ा था, ठीक है। वाकई ही इसका जो काम था इस औरत का, वो हमेशा याद रखने वाला ही था। वो कैसे, हम लास्ट पे जाके देखते हैं। फिर वो लड़का क्या करता है, वो सोफे पे बैठ जाता है, काउच पे जाके। तो वो जो रूम था ना, वो रूम कैसा था बच्चों, कि उसी रूम के एक कॉर्नर में किचन भी बना हुआ था, ठीक है। और उस घर में और भी रूम्स थे जिनसे आवाज़ें आ रही थी, जिनसे पता चलता था कि औरत वहाँ पे अकेली नहीं रहती। तो वो क्या करती है, पोका बीन्स बनाती है खाने में, ठीक है, मिल्क कुछ और साथ में मीट, ये वो खाना बनाती है और लड़के को भी कहती है कि तुम भी खाओ। तो लड़के वो कहती है कि तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़ूंगी, तुम भाग जाओगे, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं करूँगी, पहले तुम आराम से खाना खाओ। फिर क्या होता है कि लड़के को उसमें एतमाद हो जाता है कि वो उसको पुलिस के हवाले नहीं करेगी। जब वो किचन में जाती है तो लड़का उसकी नज़रों के सामने बैठता है, ताकि उसके जो पास बड़ा पर्स है वो औरत ये ना समझे कि ये उसमें से कोई चीज़ चोरी कर लेगा। वो दोबारा से अपना बिलीव जो है ना, वो खोना नहीं चाहता था। वो खाना खाते हैं दोनों। ध्यान औरत उससे पूछती है कि तुमने पैसों का क्या करना था, शायद तुम भूखे थे, इसी वजह से तुमने जो है ना वो ट्राई की मेरा पर्स चोरी करने की। तो वो कहता है कि नहीं, लेदर शूज़, मुझे लेदर शूज़ चाहिए, ठीक है। तो वो शूज़ के लिए करता है कि मुझे शूज़ चाहिए, इस वजह से $10 चाहिए थे मुझे उसके लिए। औरत उसको क्या कहती है कि तुमने इस काम के लिए मेरा बैग क्यों छीना, तुम मुझसे मांग भी सकते थे, मैं तुम्हें खुद दे देती। तो इस बात पे लड़के का मुंह खुला का खुला रहता है। लड़का भी बेसिकली कौन है बच्चों, नेग्रो अमेरिकन है। ये स्टोरी दरअसल नेग्रो अमेरिकन की ही है, जो अफ्रीकन से इंस्लेव करके लाए गए, जिनके अबाउजदार और बाद में वो जो वहाँ पर रहते थे। तो वो पीछे से मतलब जो उनकी विरसा था वो अफ्रीका का था, और अब जो उनकी नेशनैलिटी थी वो अमेरिकन थी, ठीक है। तो वो कहती है कि तुमने मुझसे ऐसे ही मांग लेते तो मुझसे, तो मैं तुम्हें दे देती, तुम्हें इसके लिए चोरी करने की ज़रूरत नहीं थी। तो लड़का इस बात पे हैरान होता है। तो वो लड़की उसको बताती है कि ऐसे एक्सपीरियंस मैं भी अपनी लाइफ में कर चुकी हूँ, ठीक है, मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। मेरे बचपन में भी बहुत सारी मेरी विशेष डिज़ायर्स ऐसी थी जिनको मैं पूरा नहीं कर सकती थी, तो उसको पूरा करने के लिए मेरा भी दिल करता था कि मैं भी रॉन्ग वे चूज़ करूँ। लेकिन वो फिर इसको एक और बात कहती है, कहती डेवलिश वे से हासिल करदा शूज़ जो हैं वो तुम्हारे क्या कर देगी, बर्न योर फुट, तुम्हारे पाँव जला देगा। डेवलिश मतलब शैतानी रास्ते से हासिल करदा जूते तुम्हारे पाँव जला देंगे। फिर वो उसको कहती है कि हमने भी बहुत सफ़र किया, लेकिन कभी भी फिर ऐसा नहीं चोरी चकारी नहीं की, तो मैं इस बात को समझती हूँ, तुम्हारा कसूर नहीं है, तुम्हारी अभी एज कम है, तुम्हारा दिल करता है अपने डिज़ायर्स वगैरह पूरा करने को, लेकिन आइंदा ऐसा काम ना करना, जो भी करना है वो हलाल तरीके से करना, ठीक है। तो वो उसको $10 देती है और कहती है कि अब मुझे आराम करना है, यू कैन गो नाउ, तुम जा सकते हो। तो बच्चों इस स्टोरी का जो
टाइटल है थैंक यू मैम। वो जब लड़का जब डोर स्टेप से नीचे आता है तो वो ये बोलना चाहता था, वो उसको थैंक यू मैम बोलना चाहता था, लेकिन वो बोल नहीं सका, हेसिटेट फील करता रहा, वो बोल नहीं सका। तो थैंक यू मैम इसलिए इसका टाइटल है कि ये लड़के की विश थी कि वो उसको बोले, उसने उसको एक सही रास्ता दिखाया है। तो यहाँ पे हमारी स्टोरी की समरी खत्म होती है। तो बेसिक पॉइंट्स आपको मैं रिमाइंड करवा दूँ कि औरत बजाते खुद अफ्रीकन थी, लड़का भी अफ्रीकन, लेकिन औरत उसको इसलिए गाइड करती है, एक तो वो उसके क्रीड का था, ठीक है, वो भी नेग्रो था, वो उसके दर्द को, तो उसके जो रीज़न था चोरी करने का, इसको वो समझ सकती थी अच्छे से, तो वो अपने लोगों के लिए हमदर्दी रखती थी, इसलिए उसने उसको गाइड किया। अगर इसके अलावा कोई वाइट, मतलब कोई अंग्रेज़ होता, कोई वाइट मैन होता, तो वो क्या करता, वो लड़के को जेल में भिजवा देता और कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाता। तो यही डिफरेंस था वहाँ पे कि वो एक दूसरे को वहाँ पे समझते थे, जो एक ही नेशन के, एक ही कलर के लोग थे, ब्लैक नेग्रोस। तो हमारा आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम इसकी ट्रांसलेशन प्लस सिनोनिम स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।